So today we will start our fourth unit of subject microwave and radar. ये जो लास्ट दो यूनिट है इट बेस्ड ऑन रडार. सो फोर्थ यूनिट इज रडार फंडामेंटल. रडार फंडामेंटल में हमें देखना है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार सिस्टम. रडार क्या रहता है उसकी ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे. फिर रडार परफॉर्मेंस फैक्टर कि रडार ये रडार की जो कौन से फैक्टर्स है जिस पे रडार का परफॉर्मेंस डिपेंड रहता है. रडार रेंज इक्वेशन देखेंगे हम. ये क्या इक्वेशन है रडार रेंज का. फिर उसके कौन से फैक्टर उस रेंज को अफेक्ट करते हैं दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी. देन बेसिक पल्स रडार सिस्टम. रडार के भी दो टाइप रहते हैं, कंटिन्यूस वेव रडार और पल्स रडार. तो बेसिक पल्स रडार के बारे में देखेंगे हम, उसका ब्लॉक डायग्राम डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन देखेंगे. फिर एंटेना स्कैनिंग प्रिंसिपल देखेंगे हम. एंटेना यूज करना पड़ता है हमें रडार में सिग्नल ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के लिए. तो जो स्कैनिंग करते हैं हम ऑब्जेक्ट की, तो वो स्कैनिंग के कौन से टाइप्स रहते हैं वो भी हम देखेंगे. हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, वर्टिकल स्कैनिंग, हेलिकल स्कैनिंग, स्पाइरल स्कैनिंग. दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्कैनिंग. देन एंटेना ट्रैकिंग भी देखेंगे हम. एंटेना का यूज करके हम जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैक कर सकते हैं. अगर वो ऑब्जेक्ट मूविंग होंगे तो उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटेना ऑफ रडार. दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. सीक्वेंशियल, कोनिकल एंड मोनोपल्स एंटेना ट्रैकिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. उसके बाद है एंटेना फीड मैकेनिज्म. जो एंटेना हम यूज करते हैं रडार में उसको उसकी फीडिंग कैसे करते हैं हम. तो हॉर्न एंड कैसिग्रेन फीड एंटेना हम देखने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस फोर्थ यूनिट ऑफ रडार फंडामेंटल्स. और जो फिफ्थ यूनिट है वो है रडार सिस्टम्स. तो रडार सिस्टम में हम देखने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट क्या रहता है. डॉपलर इफेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट सपोज है तो उनके रिलेटिव स्पीड के हिसाब से हम उसके साउंड के हिसाब से हम उसका रिलेटिव स्पीड फाइंड कर सकते हैं. चेंज इन फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डॉपलर इफेक्ट. फिर कंटिन्यूअस वेव डॉपलर रडार स्टडी करेंगे हम, उसकी ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेशन, एप्लीकेशंस. उसके बाद कंटिन्यूअस वेव रडार, ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस. फिर मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार, ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंड स्पीड. ब्लाइंड स्पीड क्या रहता है. उसके बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन रडार, ये भी हम इस 15 मिनट में देखने वाले हैं. डिस्प्ले मेथड्स ऑफ रडार. रडार में जो सिग्नल या ऑब्जेक्ट हम डिटेक्ट करते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखता उसे हम डिटेक्ट करते हैं. तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे. तो कौन से डिस्प्ले टाइप रहते हैं रडार के वो हम देखने वाले हैं. ए स्कोप डिस्प्ले, फिर पीपीआई डिस्प्ले, फिर बीकन. रडार बीकन्स क्या रहता है दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. फिर सोनार सिस्टम देखने वाले हैं. सोनार सिस्टम जो वाटर अंडर वाटर यूज करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ सोनार सिस्टम. जैसे रडार पानी के ऊपर रहता है वैसे पानी के अंदर जो रहता है उसको सोनार सिस्टम बोलते हैं. ओके. सो अगर वेटेज की बात करें तो फोर्थ यूनिट का वेटेज है 12 मार्क्स और फिफ्थ यूनिट का वेटेज भी है 12 मार्क्स. ओके. जो फर्स्ट यूनिट हमने देखा जिसका वेटेज था 14 मार्क्स, सेकंड यूनिट का वेटेज था 12 मार्क, थर्ड यूनिट का वेटेज सबसे ज़्यादा था 20 मार्क्स, फोर्थ यूनिट का वेटेज 12 मार्क और फिफ्थ का भी 12 मार्क्स. तो टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर है आपका. सो हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ यूनिट, सॉरी फोर्थ यूनिट, रडार फंडामेंटल. ओके. सो दीज आर द photos of textbook. So radar system, actually the name of our chapter is radar fundamental. So basic concept of radar. अब radar क्या रहता है. radar is a electromagnetic system for detection and location of objects like aircraft, ship etc using radio waves. अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है. एक बात ध्यान रखो, radar is nothing but a electromagnetic system. मतलब इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज टू डिटेक्ट एंड to detect the object which is located at a distance. Okay.
तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं हम, और इस इट इज स्पेशली यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट, टू डिटेक्ट एंड लोकेट द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट है क्या वहां पे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है एयर में जो हमारे आंखों से हमें नहीं दिखता है, वो सपोज बहुत ज्यादा दूर है, तो उस ऑब्जेक्ट, उस एरिया में ऑब्जेक्ट है क्या, है या नहीं है, तो उसका डिटेक्शन करना। और अगर डिटेक्ट हो गया है तो वो उस कहाँ है, उसका लोकेशन का क्या है, वो कितने डिस्टेंस पे है, कौन से वो कितने डिस्टेंस पे है, उसके बाद उसकी स्पीड क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो सब रडार हमें दिखाएगा। ओके, सो रडार इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, इट इज यूज टू डिटेक्ट एंड लोकेट द ऑब्जेक्ट। कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो, एयरक्राफ्ट हो सकता है, शिप हो सकती है, या एनी अदर ऑब्जेक्ट वी कैन डिटेक्ट यूजिंग द रडार। ओके, सो अब ये देखो यहाँ पे एक फंडामेंटल है रडार का, कि एक रडार एंटेना है। रडार में दो एंटेना रहते हैं, एक ट्रांसमीटर एंटेना और रिसीवर एंटेना। अब ये सपोज एक एंटेना है रडार का, इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो रडार, रडार के जो ट्रांसमीटर एंटेना है, ट्रांसमीटर एंटेना ने सपोज सिग्नल ट्रांसमिट किया, एक उसकी बीम फॉर्म करके अगर सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी बाउंस बैक टुवर्ड्स द रडार। तो वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद रडार की तरफ फिर से बाउंस बैक होंगे। तो वो रिफ्लेक्टेड वेव रडार पे आने के बाद रडार का रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर से डिटेक्ट करेगा, और वो डिटेक्ट करने के बाद फिर जो टाइम सिग्नल ट्रांसमिट करने को लगा, सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद सिग्नल रिसीव जब होगा, तो उसका टाइम डिफरेंस फाइंड करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रडार से लोकेट है। ओके, या प्लेस्ड है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फार्मूला यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं रडार का, रडार का और उस ऑब्जेक्ट का। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी स्पीड जो रहती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। वो तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है। दूसरी बात रही कि स्पीड मिल गया हमें, और टाइम तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सिग्नल ट्रांसमिट कब किया और सिग्नल रिसीव कब हुआ। तो ट्रांसमिट सिग्नल का टाइम और रिसीविंग सिग्नल का टाइम, ये टाइम डिफरेंस से हमें टाइम पता चलेगा। तो वेलोसिटी मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो इसका यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रडार से वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक इमेज है, ये रडार सेट है जहाँ पे ट्रांसमिटर और रिसीविंग एंटेना रहता है। यहाँ पे सपोज कोई स्पेसक्राफ्ट है, तो हम सिग्नल ट्रांसमिट करके वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल को रिसीव करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं रडार सेट से उस ऑब्जेक्ट का। So this is the radar simply. Okay, it is used to detect and locate the object which is placed at a distance that cannot be seen by our naked eyes. जो हम हमारे खुली आंखों से देख नहीं पाते, वो ऑब्जेक्ट रडार डिटेक्ट करता है। ओके, सो ये जनरली मिलिट्री पर्पस के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है उसे, या एरोप्लेन में यूज किया जाता है, या शिप में भी यूज किया जाता है। अगर समंदर में भी फॉग होने के कारण अगर कोई शिप है बड़ी और हमें आगे की शिप दिखती नहीं, या आगे कोई सपोज आइलैंड है या आइसलैंड है, अगर वो हमें दिख नहीं रहा है, तो रडार क्या करता है, सिग्नल आगे ट्रांसमिट करते रहता है, और अगर रिफ्लेक्टेड सिग्नल बैक आ गया, इसका मतलब क्या है कि आगे कुछ ऑब्स्टेकल है, तो फिर वो जो शिप रहती है हमारी, वो शिप की डायरेक्शन हम चेंज करते हैं। ओके, सो उस पर्पज के लिए भी रडार यूज किया जाता है। रडार जो है वो, रडार के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं डिफरेंट डोमेन में, रडार के एप्लीकेशन है। तो रडार के कुछ बैंड डेजिग्नेशन है, जो रडार के लिए स्पेशली कुछ बैंड से, फ्रीक्वेंसी बैंड जो हम यूज करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर है और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी यहाँ पे है, जो आईटीयू ने स्पेसिफाई किया है। आईटीयू मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड की। तो यहाँ पे देखो बैंड डिजिग्नेशन एचएफ, एचएफ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी रेंज रहती है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज। ओके, फिर वीएचएफ होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज तक रहता है।
और ये स्पेसिफाइड रडार बैंड्स बेस्ड ऑन ITU उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 138 टू 144 मेगाहर्ट्ज और 216 टू 225 मेगाहर्ट्ज। ओके, फिर UHF रहता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो 300 टू 1000 मेगाहर्ट्ज। ओके, ये उसका नॉमिनल फ्रीक्वेंसी रेंज है। फिर ये रडार की फ्रीक्वेंसी रेंज है। उसके बाद एल एल मतलब 1000 टू 2000 मेगाहर्ट्ज। फिर एस 2000 टू 4000 मेगाहर्ट्ज। फिर सी 4000 टू 8000 मेगाहर्ट्ज रहता है। एक्स, के यू, के ए, ये सब बैंड के नाम है। और सी का मतलब होता है 4000 टू 8000 मेगाहर्ट्ज, मतलब 4 गीगाहर्ट्ज टू 8 गीगाहर्ट्ज। ओके, जिसकी रडार की फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है 5250 टू 5925 मेगाहर्ट्ज। ओके, ये बैंड डिसाइड किया है, इसी बैंड में हम रडार के लिए सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसका ये नॉमेनक्लेचर है, उसके नाम है। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दैट मे बी आस्क इन योर एग्जाम। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस बैंड डिजिग्नेशन नेम। एल क्या रहता है, एस क्या रहता है, एल का और एस का, या के यू का, एक्स का, के ए का, क्या बैंड, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट है द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनी रडार सिस्टम आर एज फॉलोज। कोई भी रडार सिस्टम की जो जनरल रिक्वायरमेंट्स रहती है वो क्या रहती है कि रडार में हम डुप्लेक्सर यूज करते हैं। डुप्लेक्सर शुड बी ऑटोमेटिक इन इट्स ऑपरेशन। डुप्लेक्सर मतलब क्या कि एक ही एंटेना हम ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करते हैं और रिसेप्शन के लिए भी यूज करते हैं। रडार में ट्रांसमीटर भी रहता है और रिसीवर भी रहता है, पर दोनों के लिए कॉमन एंटेना रहता है। और जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो वही एंटेना ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, और जब हम सिग्नल रिसीव करते हैं तो वही एंटेना उस सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। तो सेम एंटेना इज यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन पर्पज, दैट इज कॉल्ड एज the circuit that allows us to use the same antenna for transmission and reception purpose, that is called as duplexer। ओके, जो हमने ऑलरेडी लास्ट हमारे यूनिट में देखा है। ड्यूरिंग इको पीरियड मतलब क्या, जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है और वहां किसी ऑब्जेक्ट पे वो स्ट्राइक होने के बाद जब वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है तो उसको इको बोलते हैं, इको सिग्नल बोलते हैं उसे। सो ड्यूरिंग इको पीरियड द रडार ट्रांसमीटर शुड रिमेन साइलेंट। जब इको पीरियड रहता है, जब सिग्नल रिटर्न आ रहा है ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होके, बाउंस बैक होके, अब जब वो रिटर्न आता है तो रिटर्न आने के बाद हमारा जो ट्रांसमीटर है वो साइलेंट रहना चाहिए, मतलब तब ट्रांसमीटर ने वर्क नहीं करना चाहिए, तब रिसीवर ने वर्क करना चाहिए। द ट्रांसमिटेड पल्स शुड बी क्वाइट पावरफुल टू काउंटर द अटेन्युएशन ड्यूरिंग फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी। ओके, तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट की हुई जो पल्स रहती है वो क्या रहनी चाहिए, क्वाइट पावरफुल टू काउंटर द अटेन्युएशन ड्यूरिंग फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी। जब सपोज कोई ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, रडार का ट्रांसमीटर जब सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो वो उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होने के बाद वो रिटर्न भी आना चाहिए, उतना वो पावरफुल होना चाहिए। नहीं तो अगर उसकी पावर कम रही तो वो ऑब्जेक्ट तक जाएगा और उस पर स्ट्राइक होने के बाद उसकी एनर्जी अगर खत्म हो गई तो वो रिटर्न आएगा ही नहीं। तो उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए सो दैट इट कैन बी रिटर्न टू द रडार रिसीवर। रडार ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही जगह पे रहते हैं। ओके, द रिसीव्ड इको पल्स बीइंग वीक, द रिसीवर शुड बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इम्यून टू नॉइज सिग्नल। देखो, जो सिग्नल रडार ने ट्रांसमिट किया उस सिग्नल की अगर ट्रांसमिट करने के बाद जब वो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद जब वो रिटर्न आएगा, तो रिटर्न आने के बाद अगर वो सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, मतलब वो वीक सिग्नल है, तो वो वीक होने के कारण वो रिसीवर ने उसे सेंस भी करना चाहिए। इसीलिए वो जो रिसीवर रहता है रडार का वो बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए। रिसीवर जितना ज्यादा सेंसिटिव रहेगा उतने वीक सिग्नल को वो क्या कर पाएगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा। अगर रिसीवर सेंसिटिव नहीं रहा तो वीक सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और हमें रिटर्न आया हुआ सिग्नल हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो रिटर्न सिग्नल रहता है वो अगर वीक रहा तो वीक सिग्नल को भी रिस्पॉन्ड
या सेंस करने के लिए रिसीवर की सेंसिटिविटी ज्यादा रहनी चाहिए। ओके, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रडार शुड बी हाई। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि जो पल्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम पल्स के फॉर्म में सपोज सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो जो पल्स रिटर्न आने की जो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा रहनी चाहिए। ओके, मतलब ड्यूटी साइकिल जो है, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी मतलब कि ड्यूटी साइकिल मतलब ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, एक सपोज पल्स है, तो पल्स में जो ऑन टाइम रहता है, आपको मालूम होगा क्या रहता है वो। सपोज ये एक पल्स है, इसमें ऑन और ऑफ टाइम होता है, तो ये ऑन टाइम है। ओके, दिस इज ऑन टाइम, और ये कौन सा है, ये ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है, तो ये होगा टोटल टाइम। तो ऑन और ऑफ टाइम मिला के क्या होता है, टोटल टाइम। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल क्या रहती है, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी ऑन। टी ऑन मतलब ऑन टाइम। ठीक है, टी ऑन डिवाइडेड बाय ये टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम। तो हाउ मच परसेंट ऑफ ऑन टाइम इज देयर इन टोटल टाइम, उसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल क्या रहनी चाहिए, ये ड्यूटी साइकिल डिवाइडेड बाय पल्स की विड्थ जो है, ओके, दैट शुड बी हाई। तो ये ड्यूटी साइकिल डिवाइडेड बाय पल्स विड्थ दैट शुड बी हाई। ओके, देन रडार रेंज इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, रडार रेंज का इक्वेशन फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द रडार रेंज इक्वेशन। रडार रेंज मतलब अगर कोई भी रडार है सपोज, तो उस रडार, वो रडार अब पर्टिकुलर रेंज तक का ही सिग्नल ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसी को डिटेक्ट कर सकता है। अगर सपोज वो ऑब्जेक्ट उस रडार के रेंज में नहीं है, उस रेंज के अगर बाहर है, तो उस ऑब्जेक्ट को वो रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए उस रडार की कितनी रेंज है, कितने रेंज तक का ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे रडार रेंज। ओके, और उस रडार रेंज का हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, और वो रेंज कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहती है। अगर रडार की रेंज हमें बढ़ानी है, रेंज बढ़ानी मतलब बहुत ज्यादा दूर तक का बहुत ज्यादा दूर तक का ऑब्जेक्ट है, उसको भी अगर हमें डिटेक्ट करना है, मतलब हम उसकी रेंज बढ़ा रहे हैं। ओके, तो रडार की रेंज ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहती है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ओके, तो रडार रेंज इक्वेशन, तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो, ये एक सपोज एक रडार है, रडार ट्रांसमीटर जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, तो सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ पे एक टारगेट है। ये सिग्नल जब ट्रांसमिट होगा यहाँ से ये टारगेट तक, ये सिग्नल क्या होगा, यहाँ से ये टारगेट तक ट्रांसमिट होगा। ओके, और ट्रांसमिट होने के बाद वो सिग्नल यहाँ से रिटर्न आएगा। ओके, तो ट्रांसमिट होगा और सिग्नल रिटर्न आएगा, तो उसको ट्रांसमिट होने के बाद जब वो ऑब्जेक्ट पे या टारगेट पे स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद जब वो इको सिग्नल रिटर्न आएगा, तो ये जो डिस्टेंस रहता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रडार रेंज, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड इन आर। रडार रेंज इज रिप्रेजेंटेड इन आर। ओके, देन नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसका इक्वेशन। रडार रेंज इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन the range of radar transmitter and receiver characteristics, target and medium environment. In free space media, radar set and target are isolated in empty space, no obstacles between target, radar antenna and target. Okay, let pt is the power of the radar transmitter and antenna is isotropic. ये एंटेना आइसोट्रोपिक है, मतलब कि वो पूरी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट कर, इसीलिए उसको आइसोट्रोपिक एंटेना बोलते हैं। तो सपोज हमारा रडार ट्रांसमीटर का एंटेना आइसोट्रोपिक है, तो ये जो टोटल पावर ट्रांसमिट कर रहा है ये एंटेना, ये इसको सपोज हम पीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पीटी। पीटी इज टोटल टाइम, टोटल पावर। रेडिएट्स रेडिएट्स पावर यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली वो पावर ट्रांसमिट कर रहा है एंटेना, उसको हम बोलेंगे रडार आइसोट्रोपिक एंटेना। Okay, the power density at a distance r
from radar is equal to the transmitter power divided by the surface area of sphere of radius r as shown in the figure. Power density at a distance r from isotropic antenna is, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा एंटेना, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब एक स्पीयर में, जो स्पीयर रहता है, सपोज एक बॉल है, एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल एक स्पीयर है, तो एक एंटेना क्या कर रहा है कि पूरे साइड में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, बराबर है। तो हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी पावर चाहिए, तो वो कितनी रहेंगी, तो पूरे साइड में, पूरे स्पेयर में उसने जो पावर डिवाइड किया, उसको हमें टोटल पावर को जो पावर डेंसिटी रहती है, जो एरिया रहता है स्पेयर का, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की क्या मिलेंगी, पावर मिलेंगी। सो आर इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर। अब ये एंटेना क्या करेगा, स्पेयर में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, तो उसकी एक रेडियस फॉर्म होगी वहाँ पे स्पेयर की। ओके, तो स्पेयर की रेडियस क्या है, आर। आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, टोटल पावर जो है, जो ट्रांसमिट किया है, टोटल पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या आएगा, वैट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पीटी का यूनिट क्या है, वैट, क्योंकि ये पावर है, तो वैट पर, और ये 4 पाई r स्क्वायर, आर मतलब क्या, रेडियस है, तो रेडियस का यूनिट क्या रहता है, मीटर, और ये रेडियस स्क्वायर, इसका इसका मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो पावर डेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम डायरेक्टिव एंटेना ऑफ गेन जी। अगर सपोज डायरेक्टिव एंटेना रहेगा, तो डायरेक्टिव एंटेना का गेन क्या है, जी। ओके, तो ये टोटल जो पावर है, जो रेडियस है, हमने यहाँ पे निकाला है, तो अगर ये आइसोट्रोपिक एंटेना नहीं है, सपोज डायरेक्टिव एंटेना है, तो डायरेक्टिव एंटेना को कुछ गेन रहता है, तो ये गेन को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किसकी पावर डेंसिटी है फिर, दिस इज द पावर डेंसिटी ऑफ डायरेक्टिव एंटेना। ये किसकी पावर डेंसिटी थी, आइसोट्रोपिक एंटेना की। देखो ये पावर डेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम आइसोट्रोपिक एंटेना, ये डिस्टेंस आर क्या है, उसकी रेडियस है। ओके, तो पावर डेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर इज इक्वल टू पीटी डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। पीटी ये टोटल पावर है, टोटल पावर को हम स्पेयर से, जो पूरी पावर डिवाइड हुई है पूरी स्पेयर में, उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें इतनी पावर मिलेंगी। ओके, और अगर डायरेक्टिव एंटेना रहेगा, तो हम उसकी गेन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पीटी डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू जी। जी ये क्या है, ये डायरेक्टिव एंटेना का गेन है, और यूनिट उसका फिर भी वैट पर मीटर स्क्वायर रहेगा। फिर द टोटल पावर इंटरसेप्टेड बाय द टारगेट हैविंग एरिया ए। अब जो ट्रांसमीटर एंटेना है रडार का, रडार का ट्रांसमीटर एंटेना जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ये पूरा का पूरा पावर तो उस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक नहीं करेगा। देखो ये पूरा का पूरा जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है ये एंटेना, ये पूरा के पूरा पावर थोड़ी टारगेट को इंटरसेप्ट होने वाला है, नहीं होने वाला। उसका कुछ पार्ट ये टारगेट को इंटरसेप्ट होने वाला है, या उसको स्ट्राइक करने वाला है। तो रडार ट्रांसमीटर एंटेना का कितना पावर इस टारगेट को इंटरसेप्ट होगा, तो ये टारगेट की जितना एरिया है जो दिख रहा है उसको, उतना एरिया को क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, इसलिए हम उसको ए लिखेंगे। सो हाउ मच पावर इंटरसेप्टेड टू द टारगेट हैविंग एरिया ए इज इक्वल टू पीटी इंटू जी डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू ए वैट। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ए। ए मतलब एरिया ऑफ टारगेट, टारगेट का जो एरिया है उतना ही पावर उस टारगेट को इंटरसेप्ट होगा, इसलिए टारगेट को कितना पावर इंटरसेप्ट हो रहा है, टोटल पावर। तो ये टोटल पावर ऑफ एंटेना, अब डायरेक्टिव गेन का, एंटेना का डायरेक्टिव गेन एंटेना का ये जो पावर है, इनटू ए। ए मतलब क्या, वो टारगेट का एरिया, और उसका यूनिट आएगा वैट। वैट क्यों आएगा, क्योंकि ये ए का एरिया रहता है, ए का यूनिट रहता है मीटर स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे वैट रहेगा। वेयर ए इज द एरिया सीन बाय रडार। ए क्या है, उस टारगेट का एरिया जो रडार को दिखता है, और उस उतने ही एरिया को क्या करेंगे वो, इतना ही एरिया को वो सिग्नल इंटरसेप्ट होगा। फिर द पावर डेंसिटी ऑफ इको सिग्नल एट रडार स्टेशन इज, पावर डेंसिटी ऑफ इको सिग्नल एट रडार सिस्टम इज। अब देखो जो पावर रडार ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, इतना पावर उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक हो गया, तो उसके बाद इतना ही पावर क्या आएगा, रिटर्न आएगा, बराबर है। तो इतना ही पावर रिटर्न आएगा रडार रिसीवर को। तो रिटर्न आने के बाद फिर से क्या होगा, वो एक स्पेयर फॉर्म करेगा। अगर उस टारगेट को ऐसा पावर स्ट्राइक हो गया सपोज, तो यहाँ पे जैसी कंडीशन, तो वहां पे भी क्या होगा, स्ट्राइक होने के बाद वो
टारगेट अब ट्रांसमीटर बोल के एक्ट होगा, वो भी उस सिग्नल स्कैटर होगा, वो भी सिग्नल पूरी तरह स्पेयर में ट्रांसमिट होगा, और कुछ पार्ट उसका रडार के रिसीवर में आएगा। पूरा का पूरा स्ट्राइक हुआ सिग्नल रडार रिसीवर तक नहीं आएगा, कुछ पार्ट ही आएगा सिर्फ। ओके, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पावर डेंसिटी ऑफ इको सिग्नल। इको सिग्नल मतलब रडार के जो ऑब्जेक्ट है, रडार ने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया और जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट में से स्ट्राइक होने के बाद जो रिटर्न आया हुआ सिग्नल है, उसको हम इको सिग्नल बोलेंगे। तो वो कितना रहेगा? ये टोटल सिग्नल, टोटल पावर जो उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक हो गया है। ओके, ये जो टोटल पावर है वो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक हो गया और रिटर्न आ गया। तो रिटर्न आने के बाद फिर कितना कितना सिग्नल रडार रिसीवर तक आएगा इको सिग्नल? तो डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर है? क्या होगा? डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो फिर से स्पेयर फॉर्म करेगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतना सिग्नल रडार के रिसीवर में आएगा। ओके, वो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि उसको फिर से हमने 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड किया है। सो दिस मच अमाउंट ऑफ पावर विल रिसीव एट द रडार रिसीवर। ओके, नाउ नेक्स्ट, द रडार एंटेना कैप्चर्स द पोर्शन ऑफ द इको पावर। तो रडार एंटेना क्या करेगा? वो इको पावर जो है उसको कैप्चर करेगा। लेट द इफेक्टिव एरिया ऑफ रिसीविंग एंटेना इज ए आर। अब रिसीविंग एंटेना भी कितने सिग्नल को रिसीव करेगा? जितना उसका एंटेना का एरिया है उतना। तो रिसीविंग एंटेना का एरिया सपोज क्या है? ए सफिक्स आर। ए सफिक्स आर इज द एरिया ऑफ द रिसीविंग एंटेना। देन द पावर पी आर रिसीव्ड बाय द रडार इज, जो पावर पी आर है वो रडार रडार ने जो रिसीव की हुई पावर उसको हम पी सफिक्स स्मॉल आर बोलेंगे। ओके, तो पी सफिक्स आर इज इक्वल टू पी टी जी ए आर, सेम सिग्नल है ये पी टी जी ए, और यहाँ पे सिर्फ क्या है? ए आर मतलब क्या? उस रिसीविंग एंटेना का एरिया, क्योंकि रिसीविंग एंटेना का जितना एरिया है उतना ही रिफ्लेक्टेड सिग्नल वो रिसीव करेगा, बाकी का तो रिसीव नहीं कर सकता वो। ये तो ए आर इज एरिया ऑफ रिसीविंग एंटेना डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, और उसका यूनिट रहेगा वैट। ओके, क्योंकि इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर स्क्वायर ये कैंसिल होगा, तो वैट मिलेगा हमें। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द रिसीव्ड पावर। इको सिग्नल जो रिसीव हुआ है रडार एंटेना पे, रिसीव्ड पावर का ये इक्वेशन होगा। इस पे क्या है? टोटल पावर, गेन ऑफ एंटेना, ए टारगेट एरिया, फिर ए आर एरिया ऑफ द रिसीविंग एंटेना डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर, ये स्पीयर का एरिया है। ओके, अब मैक्सिमम रडार रेंज हम फाइंड करेंगे। रडार की मैक्सिमम रेंज कैसे फाइंड करना है? मैक्सिमम रेंज मतलब उस रेंज तक अगर ऑब्जेक्ट रहा तो वो डिटेक्ट हो सकता है। अगर उस रेंज के बाहर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम रडार रेंज। सो इट इज डिस्टेंस बियॉन्ड विच द टारगेट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। रडार रेंज मतलब क्या है? वो मैक्सिमम रडार रेंज मतलब क्या? कि ये ऐसा डिस्टेंस है कि बियॉन्ड विच टारगेट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कि उसके बाद अगर टारगेट रहा, उसके उस रेंज के बाहर अगर टारगेट रहा तो वो डिटेक्ट नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम रडार रेंज। इट ऑकर्स व्हेन द रिसीव्ड सिग्नल पावर पी आर इज इक्वल टू द मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल एस मीन। अब देखो वो कैसा रहता है? रडार का जो रेंज का इक्वेशन है, वो रडार की जो मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज किस पे डिपेंड होती है? कि अगर सिग्नल रिसीव हो गया तो बहुत ही वीक सिग्नल अगर रिसीव हो गया तो वो डिटेक्ट हो सकता है, और अगर टारगेट और भी ज्यादा दूर है तो उसमें से रिफ्लेक्ट होने वाला सिग्नल, ये हमारा मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल जो रहता है रिसीवर का, उससे भी अगर कम रहा तो वो सिग्नल रिसीव नहीं होगा, इसका मतलब वो रडार रेंज के बाहर है। तो ये जो रिसीव्ड पावर रहती है, रिसीव्ड पावर मतलब पी आर, जो रडार का एंटेना रिसीव एंटेना उसे रिसीव करता है, तो रिसीव्ड पावर कितनी होनी चाहिए? इज इक्वल टू जो रिसीविंग एंटेना की मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल रहता है एस मीन, उतनी रहनी चाहिए। तो रिसीव्ड पावर शुड बी इज इक्वल टू एस मीन। अगर रिसीव्ड पावर है, रडार ने रिसीव की हुई पावर, ये रडार रिसीवर ने जो पावर रिसीव किया इको पावर, ये रिसीवर के मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल इतनी रही, तो फिर ये जो डिस्टेंस है आर, उसको हम क्या बोलेंगे? आर मैक्स। आर मैक्स मतलब मैक्सिमम रडार रेंज। ओके, रडार रेंज मतलब डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द रडार एंटेना।
ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू पी टी जी ए आर 4 पाई r² स्क्वेयर। तो पी आर की जगह हम लिखेंगे एसमिन। एसमिन मतलब मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल। रडार रिसीवर एंटेना क्या करेगा, मिनिमम इतना सिग्नल रहा तो रिसीव कर सकता है, उससे अगर कम रहा तो वो सिग्नल रिसीव नहीं कर सकता, उसकी सेंसिटिविटी उतनी नहीं है। तो एस मिनिमम से कम अगर सिग्नल की पावर रही तो रडार का रिसीविंग एंटेना उसको रिसीव नहीं कर सकता। तो अगर तो हम रिसीविंग सिग्नल क्या लेंगे यहाँ पे, यस मीन। तो यस मीन है मतलब क्या, ये जो आर है डिस्टेंस, वो आर मैक्स रहेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा रहा या आर से ज्यादा रहा तो फिर क्या होगा, जो रिसीव्ड सिग्नल है वो यस मीन से कम रहेगा, फिर वो डिटेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेंज से बाहर है। तो हमें मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है। मैक्सिमम रेंज कब फाइंड करेंगे, करेंगे हम जब रिसीव्ड सिग्नल मिनिमम डिटेक्टेबल रेंज में रहेगा, उसको हम यस मीन बोलेंगे, तब आर को हम आर मैक्स बोलेंगे। ओके, तो उसको कैलकुलेशंस करने के बाद